हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया IAS एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और उसी के साथ हर आर्टिकल से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं प्री और मेंस पे, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑफिशियल सिलेबस ऑफ UPSC CSE। देन जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के, आपके प्री के हो या मेंस के हो, और डिफरेंट अदर स्टेट PCS के जो प्री मेंस के क्वेश्चन है, क्योंकि उससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें कौन से लाइन में प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, सिंपल तरीके से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा इन ब्रीफ, ताकि आप खुद से चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ सकें और आप एक ट्रैक में रहे आपका प्रिपरेशन। ओके, इसमें एडमिशन का डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, कोर्स हाईलाइट मेंशन की गई है। अगर कोई इंटरेस्टेड है टू टेक एडमिशन फॉर नेक्स्ट UPSC CSE एंड स्टेट PCS फॉर 2026, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 6002417488। ध्यान रखिएगा, ये एक ही नंबर है जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, तो आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है RBI कट्स रेपो टू 5.5 ऑल्सो रिड्यूसेस CRR। तो RBI का मेन रोल क्या है? RBI हमारे देश की जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसको बनाती है, अर्थात हमारे देश का जो आपका ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए मार्केट को जो लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी इट मीन्स जो पैसे चाहिए, उसको कंट्रोल करती है। ओके, जब आपका ग्रोथ स्लो डाउन होता है तो RBI क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज करती है इन मार्केट बाय डिफरेंट पॉलिसीज। और जब आपका मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है और जब ग्रोथ धीमी होने लगती है तो क्या करती है, जो आपका रेपो रेट है या फिर जो आपका मॉनिटरी पॉलिसी है उसमें RBI टाइट मॉनिटरी पॉलिसी लेती है। ध्यान रखिएगा, जब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाता है, तो उसमें RBI क्या करती है, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी लेती है। और जब आपका डिफ्लेशन होने लगता है, ग्रोथ स्लो डाउन होने लगता है, तो RBI इजी मॉनिटरी पॉलिसी लेती है। तो जब भी RBI रेट कट करती है या फिर CRR या फिर SLR रिड्यूस करती है, तो उससे क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा कि ये RBI का आपका इजी मॉनिटरी पॉलिसी है। ओके, और अगर बढ़ाती है तो वो क्या है, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको RBI एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके और ग्रोथ का जो ट्राजेक्टरी है उसको फिक्स किया जा सके। ओके, तो अभी क्या है, हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है जिसको कंट्रोल करना होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 2 to 6% के अंदर, तो अभी कंट्रोल में है, लगभग आपके 3 से 4% के अंदर है। और इसीलिए RBI की जो आपकी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है, MPC 6 मेंबर कमेटी होती है, उन्होंने आपके थर्ड टाइम के लिए जो रेपो रेट है उसको कट किया है। ओके, इससे पहले 2 बार कट किया था बाय 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, 2 टाइम्स, मतलब 50 बेसिस पॉइंट, देन अगेन 50 बेसिस पॉइंट। तो टोटल अब हटके कितना हो गया, 6.5 से 5.5 हो गया। और जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होती है उनको RBI के पास जो उनका टोटल आपका डिपॉजिट है उसका 4% रखना पड़ता है। तो इससे बैंक का क्या हो जाता है, जो आपका लिक्विडिटी होता है वो घट जाता है, मार्केट में पैसे कम चैनलाइज कर पाती है। 4% था, इसको भी कितना घटाया गया है, बाय 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट मतलब ध्यान रखिएगा 1% घटाया है। तो अगर 1% घटाया है तो इससे क्या होगा, अभी 3% रखना पड़ेगा, मतलब 1% पैसा बैंक के हाथ में आ गया। तो इससे क्या होगा, 2.5 लाख पैसे रिलीज हो जाएंगे मार्केट में। अगर 2 पॉइंट, अभी ध्यान रखिएगा, ये जो भी चीजें टेक्निकल चीजें है ये अगर की जाती है बाय RBI अंडर मॉनिटरी पॉलिसी, ओके, तो इससे क्या होगा, जो मार्केट में आपके लिक्विडिटी है वो इन्फ्यूज होगी। अभी लिक्विडिटी मतलब पैसे आएंगे लोगों के पास, जो बिजनेसमैन है उनको पैसे मिलेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट, और जो आपके आम जनसाधारण है जो कंज्यूम करते हैं उनको पैसे मिलेंगे, चीप लोन मिलेगा फॉर कंजम्पशन। तो इधर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ और इधर कंजम्पशन के लिए भी पैसे आ गए।
जो देश की इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करने लगेगी। ओके, तो जरूरी है कि देश में जो इन्वेस्टमेंट है और कंजम्पशन है उसको एक लेवल में बरकरार रखा जा सके, तभी क्या है, देश की इकोनॉमी चलती रहेगी और देश में जो आपका ग्रोथ है वो बढ़ता रहेगा। अगर ग्रोथ बढ़ता रहा तो उससे क्या है, देश में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बहुत हद तक इंश्योर किया जा सकेगा। तो ध्यान रखिए 6.5 था, 6.5 से अभी घट के कितना आया, 5.5 तक आ गया है। ओके, और 2025 में ही ये थर्ड टाइम है जब रेपो रेट को कट किया गया है। और ध्यान रखिएगा रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, बाय 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, जिसमें 3 आरबीआई के पर्सन रहते हैं और 3 गवर्नमेंट के ओर से आते हैं। ओके, और आरबीआई जो पॉलिसीज लेती है उनको क्या कहा जाता है, मॉनिटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेती है उसको क्या कहा जाता है, फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी हम कहाँ देखते हैं, बजट में। तो मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी लग के देश का जो ग्रोथ है वो डिसाइड करता है कि देश कितना ग्रो करेगा या कितना आपका आगे जाएगा। तो इसीलिए अभी क्या है, प्री में आपका सीधा सीधा रेपो रेट के बारे में पूछा जा सकता है, फिर सीआरआर क्या है पूछा जा सकता है। तो सीआरआर क्या है, एक आपका मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिससे लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सकता है, आपका घटाया बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो ये आप क्या है, हम आपको ये सभी चीजें जो फाउंडेशन क्लास है उसमें पढ़ाते हैं। बाकी एमपीसी में कितने मेंबर है ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। फिर सीपीआई जो बताया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, इधर कहीं मेंशन किया होगा, ये रहा। सीपीआई इन्फ्लेशन अभी कितना है, 3.7%। तो 2 to 6% के अंदर रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अभी कंट्रोल्ड है। ओके, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल है तो मार्केट में पैसे छोड़े जा सकते हैं, लिक्विडिटी छोड़ी जा सकती है। इसी के लिए क्या है, सीआरआर और आपका जो रेपो रेट है उसको कट किया गया है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए। ओके, ध्यान रखिएगा ये सभी चीजें आपको कैसे पूछी जाएंगी मेंस में, कि किस तरह से मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी देश में ग्रोथ ला सकती है। तो फिस्कल पॉलिसी में अगर देखें तो जो आपका टैक्स कट दिया गया था, तो टैक्स कट देते ही लोगों के पास क्या होगा, आपका कम टैक्स पे करना होगा। कम टैक्स पे करते ही हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है ज्यादा होगा, तो उससे ज्यादा खर्च करेंगे, और ज्यादा खर्च करेंगे तो मार्केट में क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स है वो और प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है। और अगर और प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए और फैक्ट्रीज लगानी होंगी। ओके, और वर्कर्स को काम में लेने होंगे और लोगों को हायर करना होगा। ओके, तो उससे क्या होगा, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो दूर होगा। तो इस चीजों को सिंपली आपको समझना है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस तरह से मॉनिटरी पॉलिसी देश का ग्रोथ को डिसाइड कर सकती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। ओके, और कैसे विकसित भारत बनने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का क्या है, एक तालमेल होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा। अभी आरबीआई ने आपका क्यों इजी मॉनिटरी पॉलिसी लिया है, मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ना चाह रहा है, बिकॉज फिस्कल पॉलिसी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी। प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है, मॉनिटरी पॉलिसी कौन लेती है, आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन लेती है, बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ये सभी चीजें आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पीएम इनॉग्रेट्स रेल प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में रेल प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर ही क्या करेगा, आपका द कटरा बाउंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एट श्रीनगर रेलवे स्टेशन। तो कटरा से श्रीनगर को कनेक्ट करेगा विद इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ओके, तो इसे अभी हमने कल ही देखा था, जस्ट अ मिनट। ओके, तो कल के जो आपके डिस्कशन में हमने देखा था कि चेनाब ब्रिज जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, 359 अबव द रिवर। तो इसी ब्रिज में क्या है, आपका जो कटरा और श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको चालू किया गया है। तो अभी ये जो आर्टिकल है, ये जो भी अपने इंफॉर्मेशन देखिए, फैक्ट है, ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ओके, कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, कटरा टू श्रीनगर। इसके बीच में कौन सा ब्रिज आएगा, चेनाब ब्रिज आएगा, जो वर्ल्ड का क्या है, हाईएस्ट आर्क ब्रिज है। इसका आपका जो हाइट है कितना है, 359 मीटर अबव द रिवर। तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है प्री के लिहाज से। अभी मेंस के लिहाज से देखें तो मेंस के लिहाज से क्या है, ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेन है या फिर जो इसके आर्क ब्रिज के ऊपर से ये गुजरेगी, तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करेगा।
एक रीजन का जो आपका डिफरेंट पोटेंशियलिटीज है, एग्रीकल्चर कल्चर का पोटेंशियलिटी, टूरिज्म का पोटेंशियलिटी, इंडस्ट्री का पोटेंशियलिटी। ओके, देन जो आप अगर डिफेंस सेक्टर में देखें तो जो फोर्स मोबिलाइजेशन है, लॉजिस्टिक मोबिलाइजेशन है, इसको किया जा सकेगा। फिर सोशल लेवल में देखें तो जो पॉपुलेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर पाएंगे, पूरे देश में क्या होगा, आपका मेन स्ट्रीमिंग हो पाएगा। फिर अगर इसको स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो जम्मू कश्मीर के जो आपके पॉपुलेशन है उनके लिए जब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएंगी तो जो पाकिस्तान का नैरेटिव रहता है, जम्मू कश्मीर में जो नैरेटिव वो बनाते हैं, ओके, या फिर जो पॉपुलेशन को इंडोक्ट्रिनेट करना चाहते हैं उसमें वो विफल रहेंगे। ओके, तो ये सभी चीजें पॉइंट जो है जरूरी रहेगी फॉर मेक्स, ध्यान रखिएगा। देन अभी अगर इसमें देखें हम टूरिज्म रिवाइवल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एंगल से अगर देखें तो ये नया एक आपका क्या करेगा, ग्रोथ पोल के तरह काम करेगा। टूरिज्म रिवाइवल होगा, लोग आसानी से ट्रेन के जरिए कनेक्ट कर पाएंगे जम्मू कश्मीर रीजन को। ओके, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करेगा। ट्रेड और एग्रीकल्चर को डेवलप करेगा, एप्पल, ड्राई फ्रूट, पैशमीना शॉल, ये सभी चीजें। ओके, तो अभी पैशमीना शॉल ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि पैशमीना शॉल कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। ओके, मार्केट एक्सेस मिलेगा, फार्मर का जो इनकम है वो बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की जो आपकी पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके, तो उससे क्या है, जो यूथ है वो आपके कंस्ट्रक्टिवली काम में लग सकेंगे, ग्रोथ में वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उनको इनडॉक्ट्रिनेट या फिर ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकेगा, ओके, जो रेडिकल या फिर फंडामेंटलिस्ट है उनके द्वारा। फिर आपका इंडस्ट्रियल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट भी होगा फॉर रूरल आर्टिजन एंड रूरल आर्टिजनल सस्टेनेबिलिटी। तो अभी आपको लगता है कि हैंडीक्राफ्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा, मतलब जब ट्रेन हुआ तो उससे क्या है, गुड्स ट्रेन भी चलेंगी, जो जम्मू कश्मीर के जो प्रोडक्ट है वो देश के कोने कोने में बिकेंगे, डिमांड बढ़ेगा, तो उससे क्या है, रूरल आर्टिजन्स और चीजें प्रोड्यूस कर पाएंगे। ओके, तो सिंपली चीजों को समझना है। तो बाकी आप अगर डिफरेंट इमोशनल रेस्पॉन्स अगर इसका देखें, ओके, या फिर आप सोशो कल्चरली देखें तो ये पूरे देश को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। यूनिटी, एक नेशनल यूनिटी का जो भावना है उसको जागृत करने में सक्षम होगा। ओके, तो ये सभी चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। फिर अभी आपका टाइमिंग एंड ऑप्टिक्स भी देख सकते हैं। इधर पहलगाम अटैक किया बाय पाकिस्तान और पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप, तो हमने उनको जो जवाब देना था वो तो दिया ही है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। बाकी ये क्या है, एक सॉफ्ट जवाब है कि हम अपने पॉपुलेशन के लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करते हैं, सिर्फ रेटोरिक नहीं करते हैं। ओके, सिर्फ हम बात नहीं करते हैं लाइक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में अगर देखें आपके जो डिफरेंट प्रोविंसेस है, ओके, पंजाब और सिंध को छोड़ के बाकी प्रोविंसेस का हालत अच्छा नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नो डाउट अनइवन डेवलपमेंट है, लेकिन कोशिश लगातार की जा रही है। तो इसमें क्या, अभी आपको मेंस में अगर लिखना है तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, टूरिज्म, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये आपके हो गए कितने, 2, 4, 5 पॉइंट। तो इस 5 पॉइंट के अंदर अगर जब सब पॉइंट लिखेंगे तो इससे आपका क्या होगा, आंसर 10 मार्क्स के लिए या फिर 15 मार्क्स के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, बाकी मैंने प्रीलिम्स के लिए क्या आ सकता है वो बता दिया है। अबाउट दिस ट्रेन पूछा जा सकता है, अबाउट दिस ब्रिज पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये पुराना आर्टिकल है, कई दफे हमने कवर किया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, डेवलपमेंट आया है नया। ओके, तो इलॉन मस्क स्टारलिंक गेट्स लाइसेंस टू स्टार्ट सर्विसेज इन इंडिया। तो अभी इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है तो ये क्या करता है, आपका सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो स्टारलिंक का खुद का क्या है, आपका 5 से 7 हजार सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में, जिससे क्या होती है, जो इंटरनेट है उसको इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है दूर दराज के जगहों में भी। तो इतने दिन तक क्या था, एक आपका सिक्योरिटी कंसर्न था, इसीलिए आपकी डिस्कशन चल रही थी विथ स्पेसएक्स। ओके, या फिर स्पेसएक्स का जो मालिक है इलॉन मस्क। ओके, तो उसके बाद क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अभी आपका ग्रीन फ्लैग दे दिया है आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन। ओके, तो सून क्या होगा, आपकी जो कनेक्टिविटी है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इससे अभी आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है उससे इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, कि आपका जो सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है कौन से ऑर्बिट में है, जियो में है या लियो में है। ओके, देन स्पीड, ये जस्ट ऐसे ध्यान में रखिएगा और इतना जरूरी नहीं है। एडवांटेज ओवर फाइबर, फाइबर से ऊपर ये रहेगा, जो रिमोट विलेजेस है, बॉर्डर रीजन है, हिली रीजन है,
ट्राइबल एरिया से उनको इजीली कनेक्ट कर पाएगा। ओके, तो अभी इसमें देख सकते हैं डिजिटल इंडिया भारत नेट जो हमारा प्रोग्राम है उसको ये और फर्दर इनहेंस करेगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी देगा स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, लद्दाख, नक्सल अफेक्टेड रीजन एंड रिमोट जो आइलैंड्स है। तो इससे अभी क्या है, आप इसका इकोनॉमिक बेनिफिट देख सकते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे कि स्टार्टअप जो भी अभी आपकी गठन होती है, तो स्टार्टअप के लिए क्या है, कनेक्टिविटी अच्छा होना जरूरी है। फिर गवर्नेंस में देखें तो डिफरेंट जो गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसीज है उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो वेलफेयर स्कीम्स है सब पोर्टल बेस्ड हो गई है या फिर जनधन आधार मोबाइल के बेस्ड हो गई है, तो इसीलिए जरूरी है कि कनेक्टिविटी रहे। फिर आपका जॉब क्रिएशन होगा, रूरल इकोनॉमी डिजिटाइज होगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ेगा जो अभी मैंने कहा था। ओके, और कंपटीशन भी बढ़ेगा जिससे क्या होगा, बेटर सर्विस आपकी प्रोवाइड की जा सकेगी। ओके, तो यही सभी चीजें हमें जाननी इसमें जरूरी थी, तो ध्यान रखिएगा। फिर एजुकेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो भी आगे बढ़ेगा। टेलीमेडिसिन देख सकते हैं, ट्राइबल एंड हिली एरियाज को कनेक्ट करेगा, तो इससे जो डिजिटल डिवाइड है और जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो आगे बढ़ेगा। ये जो वर्ड है ना, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल लिटरेसी, ओके, डिजिटल इंडिया, ये सभी वर्ड, टेलीमेडिसिन, ये वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे एग्जाम में। ओके, और इसके साथ आप एसडीजी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे एसडीजी 9 इंफ्रास्ट्रक्चर, एसडीजी 4 एजुकेशन, एसडीजी 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो जो अर्बन रूरल एरिया में आपकी एक इनइक्वालिटी थी रिगार्डिंग डिजिटल कनेक्टिविटी, वो कम हो जाएंगी। ओके, तो देखिए एकदम सिंपल तरीके से आपको चीजें समझनी जरूरी है। ओके, फ्री के लिए क्या पूछा जा सकता है, मैंने बताया कि जो स्टारलिंक है उसका जो सैटेलाइट्स है कौन से ऑर्बिट में है, ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। ओके, और मेंस में जो पॉइंट मैंने बताया, छोटा सा आर्टिकल है। नेक्स्ट जो G7 का समिट है वो आपके कनाडा में होने वाला है, और जो कनाडा के पीएम है हाल ही में चुने गए, ओके, जस्टिन ट्रूडो जो थे वो हार गए हैं, तो उनको रिप्लेस किया है पीएम कैर्नी ने। तो जो पीएम है कनाडा के कैर्नी, उन्होंने इनवाइट किया है इंडिया को इन G7 समिट, जो कहाँ हेल्ड होने वाला है, इन कनाडा। तो अभी ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका G7 समिट इस बार कहाँ हो रहा है। ओके, फिर G7 में कौन कौन से देश है, पहले ये G8 था, बाद में रशिया को इससे आउट कर दिया गया, बिकॉज रशिया ने जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था जो यूक्रेन की टेरिटोरी थी, तो 14 के बाद ये G8 से G7 हो गया। तो G7 में कौन कौन से देश है, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस है, इटली है, यूके है, फिर जापान है। ओके, तो ये देश इसके मेंबर है। इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को कंटिन्यूअसली बुलाया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया का जो स्टेटस है वो कितना हाई है, या फिर ग्लोबल लेवल में जो स्टेचर है, बिकॉज ऑफ राइजिंग इकोनॉमी और इमर्जिंग इकोनॉमी। ओके, राइजिंग आपका या फिर इमर्जिंग आपका मिलिट्री पावर के लिहाज से, और एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी के लिहाज से इंडिया को लगातार G7 समिट में इनवाइट किया जा रहा है। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये सभी आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ओके, देन अभी जो इसका आउटकम निकलेगा वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले मेंस के लिए। तो जो आउटकम आएगा वो 2-4 दिनों में, जब ये शायद मीटिंग जून में होने वाली है, तो नेक्स्ट जून जुलाई में जब इसके ऊपर आर्टिकल आएगा तो बाकी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी इंडिया का जो आपका स्टेचर है उसको आप मेंशन कर सकते हैं कि डिफरेंट जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, ओके, वो चाहे आपके डेवलप नेशन के हो, डेवलपिंग के हो, अंडर डेवलप के हो, सभी इंडिया को इन्वाइट करते हैं, क्योंकि इंडिया का क्या है, एक पोजिशन आज के समय पे है एज एन ग्लोबल इकोनॉमिक हब और पावर, एज एन स्ट्रेटेजिक पावर, एज एन कल्चरल पावर। ओके, तो ये सभी चीजें आपको देखनी जरूरी रहेंगी। ओके, चलिए, और कनाडा के बीच जो रिलेशन खराब हुआ था बिकॉज ऑफ खालिस्तानी एक्टिविज्म इन कनाडा, वो भी अभी इसमें सुधार लाया जा सकेगा। तो इस बार इंडिया कनाडा के रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है G7 के परिप्रेक्ष्य में। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट HDI हैज ए हैवी इनकम बायस। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये UNDP पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो। तो ये HDI जो है इसका आइडिया 1990s में आया था। ओके, और आइडिया को लाने वाले जो प्रमुख 2 व्यक्ति थे, महबूबुल हक फ्रॉम पाकिस्तान एंड अमर्त्य सेन जी फ्रॉम
इंडिया। ओके, तो एचडीआई अभी क्या करता है, आपका सिर्फ जीडीपी बेस्ड डेवलपमेंट, जीडीपी बेस्ड ग्रोथ को नहीं दिखाता है। तो जीडीपी बेस्ड जो ग्रोथ है देश का, उसमें हमें ट्रू पिक्चर देश का नहीं दिखता है। तो इसीलिए क्या किया गया कि बेटर डेवलपमेंट का पिक्चर जानने के लिए हमें क्या करना है, एचडीआई जैसे पैरामीटर्स को लेने हैं। तो इसीलिए एचडीआई आया, और एचडीआई में अभी अगर देखें तो इंडिया का जो रैंक है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। 130 रैंक है अबाउट 190 प्लस कंट्री। ओके, तो इसमें अगर आप देखें तो जो एचडीआई है वो 3 कंपोनेंट्स में रैंकिंग करती है। तो आपका पहला कंपोनेंट हो गया हेल्थ। ओके, तो इसमें टोटल वेटेज में से आपका 1/3 1/3 1/3 है। ओके, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें अभी हेल्थ और एजुकेशन के लिए, इसका स्टैंडर्ड के लिए लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना बहुत जरूरी है। और लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा, जो आपका पार कैपिटा जीडीपी है। ओके, पार कैपिटा जो आपका जीडीपी है या फिर पार कैपिटा जो इनकम है उसको बढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब हर इंसान के पास अच्छा इनकम जनरेट होगा, अच्छे कमा पाएंगे साल भर में, ओके, हर महीने लगा के, तो उससे क्या होगा, वो अपने फैमिली का अच्छा ख्याल रख पाएंगे, एजुकेशन अच्छा दे पाएंगे, हेल्थ अच्छा होगा। ओके, तो इसीलिए इसमें मेन थ्रस्ट जो है वो डाला गया है पार कैपिटा जीडीपी में, कि जो पर कैपिटा जीडीपी है उसमें हम काफी पीछे हैं या फिर काफी पिछड़े हुए हैं। ओके, तो इसीलिए बाकी हम क्या कर नहीं पा रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर जो भी हमारा प्रोग्रेस है वो स्लो है। आगे तो बढ़ पा रहे हैं लेकिन जो प्रोग्रेस है वो स्लो देखा गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो अभी अगर इसमें देखें तो ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं हुआ है। एचडीआई 1990 से पब्लिश हो रहा है, तो उस समय हमारा जो आपका स्कोर था, ओके, 0.446 था, अभी 0.685 है। 53% की चेंज हमने देखने को मिली है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1990 में 58.6 था, अभी 72 है। ओके, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग भी पहले से बढ़ा है, पहले 8 साल था, अभी 13 साल हो गया है। ओके, फिर जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो पहले $2000 के लगभग था, अभी ये $9000 के लगभग है। तो इससे क्या है, आप देख सकते हैं कि 4 गुना बढ़ा है। तो अभी इसमें बस ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि एक डाइकोटॉमी है कि हम लोग वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और बाय 2030 तक हम क्या करेंगे, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, आफ्टर यूएसए, चाइना, देन इंडिया। लेकिन जो आपका पर कैपिटा जीडीपी है वो काफी कम रहेगा, तो हमें उस लेवल पे काम करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो देश का जीडीपी है वो अच्छा माइलस्टोन है, वो हमने 3rd अचीव किया है, 4th अचीव किया है, और सून वी आर गोइंग टू अचीव 3rd। लेकिन उससे हम खुश नहीं रह सकते हैं। उसके आगे हमें क्या करना होगा, पार कैपिटा जीडीपी को बढ़ाने में ध्यान देना होगा। ओके, ताकि हम क्या कर सके, आपके बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के ही, जब पार कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा ना, तो जो पॉपुलेशन है खुद से एजुकेशन लेगी, खुद से गुड फूड खाएगी, ओके, खुद से हेल्थ को ठीक रख पाएगी। ओके, तो सबसे अच्छा जरूरी क्या है, आपका पॉवर्टी को दूर करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो इनकम अच्छा होगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एजुकेशन, हेल्थ खुद से हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए हमें जरूरी क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को एंश्योर करना। ओके, एट फर्स्ट प्लेस हमें क्या करना है, अभी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इनकम ही नहीं बढ़ाना है, इनकम के साथ ही एजुकेशन, हेल्थ, इसको भी आपका देते जाना है। ओके, और जल्द से जल्द क्या करना है, आपका देश का जो एजुकेशन है उसको हमें 95% ऊपर ले जाना है, हेल्थ को भी बेटर करना है, और जो पर कैपिटा इनकम है उसको भी बेटर करना है। उसके लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर कहें तो उसमें क्या होगा, देश का हर रीजन का डेवलपमेंट होना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर आपका देखें तो जो जितने सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, वो चाहे आपके एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ओके, देन हर आपके जो तबके के पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ जेंडर, ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, सभी को बराबर का हक देना जरूरी रहेगा। देन अगर देखें तो हर सेक्टर में डेवलप करना, एग्रीकल्चर में, देन आपके इंडस्ट्री में, और देन सर्विसेज सेक्टर में। ओके, तो इन सभी चीजों में हमें क्या करनी होगी, देश को आगे बढ़ाना होगा। तो बाकी सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, रूरल अर्बन डिवाइड कम करना, वुमेन एजुकेशन को आगे बढ़ाना, हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना। ओके, तो ये सभी चीजें आप इसमें देख सकते हैं।
तो अभी इसमें प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, जो एचडीआई है, इंडिया का रैंकिंग कितना है, एचडीआई कब से पब्लिश हो रहा है, ओके, इसके पीछे कौन कौन है, ओके, फिर आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है वो भी पूछा जा सकता है, ओके, फिर एचडीआई में हम कैसे अपना जो आपका रैंक है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, देन आपका कैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, फिर आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हम मेंशन कर सकते हैं, ओके, तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपको 100 क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा, डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, ओके। तो इसीलिए क्या करना है, एक टॉपिक्स में से आपको मल्टीपल चीजें सोचनी जरूरी रहेंगी, ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे विथ डिफरेंट आर्टिकल। आज के लिए इतना ही।